अपील की है कि कल शाम और कल समुद्री किनारे पर न जाएं। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने पर्यटकों से यह कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर वापस लौट जाएं। खासकर द्वारका, सोमनाथ, सासन, कच्छ आए पर्यटकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनसे ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया है। तटीय इलाकों में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को 13 और 14 जून को बंद रखा गया है। गुजरात सरकार की ओर से कच्छ से लेकर दक्षिण गुजरात तक पूरे तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ओडिशा सरकार के साथ भी संपर्क में है, जिससे तूफान से होने वाले नुकसान से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी मिल सके, जिन्हें फोनी के वक्त ओडिशा सरकार ने अपनाया था। तेरह तारीख को अर्ली मॉर्निंग से साइक्लोन की असर गुजरात में रहेगी, खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में रहेगी। देश भर में से आए हुए टूरिस्टों और बाहर से आए हुए सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि आप 12 तारीख को दोपहर के बाद आप सलामत स्थल पर चले जाइए। साइक्लोन होने वाला है तो कोई आपत्ति ना आए और अगर हो सके तो वापस आप सब लोग चले जाए, ऐसी मैं आप सबको विनती भी करता हूं। और गर्म समुद्री हवाओं के कारण बने चक्रवात को वायु नाम भारत की ओर से दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में वायु तूफान अपने चरम पर होगा, लिहाजा मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक केरल तट, लक्षद्वीप और उससे लगे दक्षिण पूर्व अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। सुबह 6 बजे से लग रहा है कि तूफान आ रहा है, करंट दिखता है, लग रहा है कि तूफान आ रहा है। सरकार ने कल से हमको अलर्ट किया हुआ है कि 13-14 तारीख तक दरिया में नहीं जाने का। होली को हमने सब नाव को खींच लिया है ऊपर। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जिस समय वायु तूफान अपने चरम पर होगा, उस समय हवाओं की रफ्तार 140 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। फिलहाल अभी प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात में एनडीआरएफ की 36 टीमें तैनात हैं, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। सबसे ज्यादा 26 टीमों को राजकोट में तैयार रखा गया है। भारतीय वायुसेना के एक C-17 एयरक्राफ्ट दिल्ली से विजयवाड़ा के लिए रवाना किया गया है। ये एनडीआरएफ के 160 लोगों को विजयवाड़ा से जामनगर ले जाएगा। ये सभी चक्रवात वायु से प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। गुजरात राज्य में साइक्लोन वायु के लिए एनडीआरएफ की 36 टीम्स को नियुक्त किया गया है। इनमें से 21 टीमें अभी गुजरात में हाजिर हैं। बाकी की टीमें, जैसे 60 टीमें आज रात को बाई एयर लैंड करेंगी, 5 टीमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगी। प्रशासन द्वारा और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो अफेक्टेड लोग हैं, लो लाइंग एरिया में हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले से पहुंचा दिया जाएगा। और इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने वायु तूफान से निपटने के लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस संभावित तूफान से लोगों को नुकसान न पहुंचे। 24 घंटे अधिकारी कंट्रोल रूम के जरिए चक्रवाती तूफान पर नजर रखेंगे। नौसेना, सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर हैं। जिन इलाकों में इस तूफान का असर हो सकता है, वहां से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने इस बैठक में खास तौर पर निर्देश दिया है कि तूफान के गुजर जाने के बाद प्रभावित इलाकों में सभी सेवाओं की जल्दी से जल्दी बहाली की व्यवस्था की जाए। और गुजरात में चक्रवात वायु से निपटने की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता सेंथिल राजन ने वेरावल में एनडीआरएफ टीम
के महेंद्र तापे से खास बातचीत की और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। इस समय हम दीव में हैं और दीव के अंदर भी जो साइक्लोन है, वायु साइक्लोन है, आज देर रात तक या कल सुबह तक वो यहाँ पर हिट करेगा। और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने जितने भी मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं उन सबको वापस बुला लिया है। तूफान आने की मैसेज मिला सुबह 9 बजे, तब हम लोग ने वो रेड फ्लैग चढ़ा दिया सब में, और सब बोट को, हमारी जो नाव है वो सबको बुला लिया। कल दोपहर सुबह से आ गया बाहर और सब हम लोग का हो रही है, सब ऊपर चढ़ा दिया है और हम लोग को 3 दिन से आगाही दे दिया है वो लोग कि मच्छी मारने का बंद कर दिया है। ऐसे तटीय इलाके जहां पर मछुआरे रहते हैं या फिर बाकी ग्रामीण इलाके हैं जहां लोग रहते हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है। शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, उनके खाने पीने की और दवाई की व्यवस्था की जा रही है। कि हमारे जो सारे समाज है, गली गली में जो भी कच्चा मकान है वो कच्चा मकान जो है 100% खाली करवाना है, क्योंकि ये जो अगर 151 का जो बोल रहा है, अगर वो यहाँ से जो गुजरेगा तो कच्चा मकान को और पेड़ पौधों को, लाइट के जो खंभे हैं वो सारे गिरने की आशंका है। आप लोग क्यों उतार रहे हैं इसको? यहाँ से वरंगबड़ा से लेकर दीव घोघला तक सभी हाई मछुआरों को नीचे उतारा जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पवन हुआ तो एलईडी गिरने से लोगों का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान हो, किसी को चोट ना लगे। इसी वजह से सभी हाई मछुआरों के एलईडी को नीचे उतारा जा रहा है। इस बार जो गुजरात और दीव के जो तटीय इलाके हैं वहां पर जो साइक्लोन हिट करेगा कल सुबह या देर रात तक, उससे नुकसान कम हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर पहले से ही शुरुआत कर दी गई है। अपने कैमरामैन एके के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दीव। और चक्रवाती तूफान की आशंका से गुजरात के तटीय इलाकों से एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। मछुआरों को समुद्र से बाहर बुला लिया गया है। द्वीप प्रशासन ने शेल्टर होम की भी व्यवस्था की है, जहां पर लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सेंथिल राजन गुजरात से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव दीव से जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र से हमारे साथ श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा श्यामा का मुंबई में। कहा जा रहा है श्यामा की बारिश लगातार चल रही है मुंबई में, और चूंकि मुंबई के आसपास से गुजरेगा वायु तूफान, तो वहां पे इस समय क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या तैयारियां? जी, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि मुंबई में जैसा आपने कहा बारिश तो हो रही है लेकिन लगातार नहीं हो रही है, क्योंकि जो साइक्लोन वायु है वो गुजर रहा है मुंबई से करीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर से कोस्ट से गुजर रहा है। उसका असर हम यहाँ पर मुंबई में हमें देखने को मिल रहा है। और मुंबई के साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज है, थाने, पालघर या फिर आप कोकण एरियाज की बात कर लें, वहाँ पे भी हम इसका असर देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं या देर सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज़ोर से जो स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स जिसे कहा जा रहा है वो चल रही है। और ये भी एक एडवाइजरी इशू की गई है कि आप जो फिशरमैन हैं या जो आम जनता है वो शोर्स के पास में या समुद्र के पास में ना जाएं। और फिशरमैन को तो आप स्ट्रिक्ट वार्निंग कर दी गई है कि जो भी अंदर जा रहे हैं अपने वेसल्स लेके या मछुआरे जो हैं वो फिशिंग करने के लिए अगर अंदर जा रहे हैं तो अनाउंसमेंट्स करके उन्हें वापस बाहर बुला लिया जा रहा है। साथ ही मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस, जो नेवी, इंडियन नेवी है या इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो तीनों कह सकते हैं हाई अलर्ट के ऊपर है और लगी हुई है कि कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो इसके प्रिपेयर्डनेस में। साथ ही मुंबई में हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर बारिश हो रही है। ये मॉनसून के शावर्स नहीं हैं, ये प्री मॉनसून शावर्स हैं। और साथ ही जो इम्पैक्ट साइक्लोन वायु का है उसका है। ये भी कहा जा रहा है आईएमडी की ओर से कि लगभग दोपहर से शाम तक का जो समय है उसमें साइक्लोन वायु का असर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं चेतावनी भी दी गई है लोगों को कि झाड़ों के नीचे या जो एक तरह से जो कह सकते हैं वीक ब्रांचेस हैं उनके नीचे आप अपने गाड़ियां वाहने ना लगाएं या आप खुद ना खड़े हों, क्योंकि वो रिजल्ट कर सकता है गिरने में और जान माल की हानि हो सकती है। तो ये भी एक एडवाइजरी इशू की गई है लोगों को। मुंबई पुलिस ने, कमिश्नर ने ये ट्वीट किया है कि स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स चलेंगे और लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि शोर लाइंस के पास
क्योंकि समुद्र मॉनसून का एक समय होता है जब यूथ जो है काफी अट्रैक्ट होता है सी फेस के पास जाने के लिए। वहां पे भी सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ ना हो, पानी में ना जाए, समुद्र में ना जाए, सेल्फी खींचते हुए कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए। कोंकण रीजन की अगर हम बात कर लें, रत्नागिरी, ये सब जो एरियाज हैं, वहां पे भी कल हम देख रहे थे काफी हैवी रेनफॉल्स हो रहे थे, लेकिन आज का जो समय है छुटपुट बारिश हो रही है और वहां पर भी कह सकते हैं अलर्ट इशू कर दिया गया है लोगों को। जी बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज द्वीप से जुड़े हुए हैं। अनुज, बात करें तो द्वीप वो उन इलाकों में है जहां सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। किस समय इसका सबसे ज्यादा असर होगा, कब तूफान सबसे नजदीक होगा द्वीप के? देखिए ओपी, बिल्कुल आज देर रात 12 बजे तक या कल सुबह 6 बजे तक इस तूफान के यहाँ पहुँचने की आशंका है और इसके ही लिए एहतियात के तौर पर जितने भी कदम शासन और प्रशासन को उठाने थे वो उठा लिए गए हैं। एनडीआरएफ की तो यहाँ पर टीमें आ ही चुकी हैं, लेकिन साथ में जो तटीय इलाके हैं वहाँ से जितने भी मछुआरों की जो नाव हैं उनको वहाँ से समुद्र से बाहर निकाल लिया गया है। मैं अपने कैमरामैन एके से आपको चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि जितने भी मछुआरे थे, करीब द्वीप इलाके की अगर मैं बात करूं, दीव की बात करूं, तो यहाँ पर 1000 से 1100 तक ऐसे मछुआरे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो समुद्र में काफ़ी अंदर तक मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन काफ़ी पहले ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने सटीक जानकारी दी थी, उसी के बाद एक तरीके से इनको नोटिस जारी किया गया था और इन लोगों को वापस बुला लिया गया। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो समुद्र की जो लहर है वो आज सुबह से काफ़ी बढ़ गई हैं। सुबह से बारिश भी रुक रुक कर हो रही है, सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ओपी जानकारी दी है कि कल से सुबह 6 बजे तक सबसे ज़्यादा हिट कर सकता है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार हो सकती है। और हम जानते हैं कि अब से 1 महीने पहले जब ओडिशा में चक्रवाती तूफान फोनी आया था तो उसकी भी स्पीड 150 से पौने 200 किलोमीटर की थी। लेकिन नुकसान कम इसलिए हुआ था क्योंकि जिस तरीके से सभी का समन्वय था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं, उसकी वजह से काफ़ी कम नुकसान हुआ था। और इस बार भी कोशिश यही है कि जो वायु ये तूफान है इससे कम जो है जान माल की जो है कम से कम नुकसान हो, इसलिए एहतियात के तौर पर सभी को तटीय इलाकों से सभी लोगों को हटा लिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो तैयारियां पूरी मुकम्मल दिख रही है। और जैसे हमारे संवाददाता अनुज बता रहे हैं कि कल सुबह 6 बजे के आसपास सबसे ज्यादा आशंका है द्वीप में तूफान वायु के असर होने का। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्यामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुजरात में चक्रवात वायु से निपटने की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता सेंथिल राजन ने वेरावल में एनडीआरएफ की टीम लीडर महेंद्र तापे से खास बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। The 6th Battalion of the National Disaster Response Force reached Veeraval last night. We have with us the team leader, Mr. Mahendra Thakre, to tell us about the preparations of the National Disaster Response Force in Veeraval. So, can you tell us what actually is the preparations that you have done here in Veeraval? बेसिकली आज जैसे कि स्ट्राइक लेट नाइट होगा या अर्ली मॉर्निंग हो सकता है वायु का, तो हम प्रिपेयरनेस उससे पहले कि लोगों को इवैक्यूएट करेंगे आज कलेक्ट्रेट के मार्गदर्शन से। उनके गाइडलाइन पे हम जैसे लो लाइन एरियाज़ में जो भी डेंजरस जोन में लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके सेफ जोन में लाएंगे। और उसके बाद हम अवेयरनेस करेंगे वहाँ पे साइक्लोन के बारे में लोगों की, किस तरह आपको अपनी जान बचानी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देन अगर स्ट्राइक होता है नाइट में और मॉर्निंग में तो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार है। आपका टीम में कितने टीम्स इधर वेरावल में पोस्टेड है और बाकी जगह पे कितने हैं? वैसे गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 टीम हमें एयरमार्क की गई, एक ऊना में एक वेरावल में है। बाकी नज़दीक के जो कोस्टल एरियाज है सभी जगह सभी टीम अपनी डिप्लॉयड है और अपना इवैक्यूएशन का वर्क जारी है। आप कल रात को जब आए थे इस वैन के साथ आए थे, आप मेरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा ये वैन को दिखाएं। इस वैन पे क्या क्या इक्विपमेंट आप बता सकते हैं, क्या इसमें क्या क्या आप इक्विपमेंट लेके आए जो इस रिलीफ ऑपरेशन में मदद करेगा? हाँ, इसमें बेसिकली हम 3 तरह के इक्विपमेंट ज़्यादातर कैरी करें। जैसे फ्लड इक्विपमेंट, अगर भारी बारिश होती है, फ्लड आता है तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर सके, इसके लिए हम इन्फ्लेटेबल बोट्स हमारे पास है। उसके बाद कटिंग इक्विपमेंट, जैसे रोड ब्लॉक, बिजली खंभे या पेड़ गिरते हैं तो हम रोड को क्लियरेंस कर सके और यातायात पुनः सुरक्षित कर सके, उसके लिए हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स भी है। और रोप रेस्क्यू, फर्स्ट एड सामान भी हमारे पास है। विक्टिम अगर इंजर्ड होता है तो उसको फर्स्ट एड देके हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं और किसी विक्टिम को रोप से अगर रेस्क्यू करना है तो उससे हम रेस्क्यू कर सकते हैं।
आपका भी ये जिस तरह का बताया, पहले आपको पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी है पीपल को इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन आप कल रात को पहुंचे हैं। अभी इसके बाद आपका कार्यवाही क्या है? अभी हमारा आज बेसिकली यही टास्क है शाम तक कि हम इवैक्यूएट करेंगे लोगों को, जैसे कलेक्टर साहब निर्देशित करेंगे कौन सा एरिया में मिलेगा, वहाँ से इवैक्यूएट करके लोगों को सेफ जोन में जाएंगे। और डेंजरस जोन के लोगों को हम साइक्लोन के दौरान आपको करना क्या है ये बारे में हम जागरूक करेंगे। The cyclone is expected to cross the coast tomorrow early morning or between in the Porbandar Mahua region, and hence there are a lot of NDRF teams are being deployed in these areas to help the district administration in evacuating people and also protecting people from cyclone Vayu. This is Sentharajan for Doordarshan News from Veeraval. और मिड डे प्राइम में यहां पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। यह सब मुमकिन तभी होता है जब आप अपना आयकर समय से देते हैं। अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2019 तक जमा करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। सेतु बंधासन। In this asana, you start in a supine position by bending both the legs at the knees and bringing the heels near the buttocks. While holding both the ankles as per your convenience, keep the knees and feet in one straight line. Inhale. Slowly raise your buttocks and trunk up as much as you can to form a bridge. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Exhale. Slowly bring your hips down and straighten the legs in supine position and relax. In a world of excess, yoga promises restraint and balance. मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कब सीखेगी? मुझे भी स्कूल जाना है। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। नाम बताओ ना। मेरा नाम कुसुम कुमारी है। मेरी उम्र 7 साल है। मेरे बापू ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, नहीं तो मैं भी दूसरी कक्षा में होती। मैं भी अपने भैया के साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप जैसा बनना चाहती हो? मेरे पापा को बोलो ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। माँ टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार हिंसा और नेताओं की नृशंस हत्या के बाद बीजेपी आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता के लाल बाजार से होकर पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे। इस प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और सभी 18 सांसद भी मौजूद हैं। दरअसल चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी अभी तक राज्य में हिंसा जारी है और भाजपा का आरोप है कि तृणमूल के इशारे पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, जिसमें तृणमूल कार्यकर्ताओं का हाथ है। बीजेपी का आरोप है कि अब तक 84 लोगों की हत्या की जा चुकी है, जबकि राज्य सरकार सिरे से इसे खारिज कर रही है।
अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती रही हैं। ये ममता जी के कारण हो रहा है, ममता जी की गैर जिम्मेदार बयान के कारण हो रहा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि हम एक एक इंच का बदला लेंगे, वहाँ कार्यकर्ता प्रमुख होंगे ही, और जितने भी जो अराजकता हुई है इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो मुख्यमंत्री थे। देश में कहीं पर भी हिंसा की राजनीति नहीं, बंगाल में हिंसा क्यों है? ये कुल मिलाकर ममता जी खुद करवा रही हैं और ममता जी ही इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ कोलकाता से अनिब्रतो जुड़े हुए हैं। अनिब्रतो, जो मार्च चल रहा था इस समय उससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास? OP rally has meanwhile started. As you can see, they have mobilized large number of their supporters. They are now, dominating the street right at this point of time in central Calcutta. This is Raja Subodh Malik Square, and the rally started. It will go to Kolkata Police Headquarters, Lal Bazar. No one knows what will be the eventual outcome of this thing. But as you can see, large number of BJP supporters are there. We have witnessed a wave of synchronization here in West Bengal during poll, and here at this point of time we can see it's not only the BJP supporters here, their office bearers, the elected representatives, and even those who defeated in the Lok Sabha election, they are also joining in this rally. A carpet of security has thrown everywhere, and so that no untoward incident happened to take place here. BJP, as you know, witnessing a spiraling rise in Bengal politics nowadays. It is changing dynamics of the political dynamics here, and they are today holding this protest rally, protesting against the deteriorating law and order of the situation in West Bengal and of the gruesome murder of their party supporters that recently happened in Sandesh Khali. And so, the BJP supporters BJP is claiming that the Chief Minister Mamata Banerjee is entirely responsible of this thing. The center has meanwhile gripped the fact of the law and order situation here in Bengal. They have expressed deep, concern of this thing. And while Chief Minister Mamata Banerjee contested this thing, and here we know that our Chief Secretary Malay, they sent a letter to Delhi where they said that some miscreants are fomenting some troubles in some pockets, but the state administration holding full command of the law and order situation here in Bengal. We are seeing, as you can see, the waves of the party supporters are coming forward. They are holding their flags are waving in the air, and as you can see, they are moving forward. Kolkata Police Headquarters, Lal Bazar. अनिब्रतो, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो खबर थी कि लाल बाजार से लाल बाग से होकर पुलिस हेडक्वार्टर तक ये पूरा मार्च जाएगा, इस समय कितना वक्त और लग सकता है पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचने में, और इसके लिए क्या इंतजाम किया गया है? हमारी आवाज हमारे संवाददाता अनिब्रतो तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही कि किस तरह का जो राजनीतिक हिंसा का दौर है उसको लेकर ने जो भाजपा जो है अपना जो आक्रोश है वो जता रही है, अपना वहां पे संदेश एक तरह से बहुत स्पष्ट तरीके से दे रही है। आगे बढ़ते हैं, और इसरो ने चांद पर जाने की बड़ी तैयारी कर रखी है, और इसी के मद्देनजर इसरो चंद्रयान 2 के आखिरी दौर की तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता भी तेज हो रही है। चंद्रयान 2 को 9 से 16 जुलाई के बीच छोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 2 में एक भी पेलोड विदेशी नहीं है, इसके सभी हिस्से पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जबकि चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में 3 यूरोप और 2 अमेरिका के पेलोड्स थे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 11 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा की सतह को खंगालने के लिए तैयार है। इसरो के मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट 19 जून को बेंगलुरु से रवाना होगा और 20 या 21 जून तक श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचेगा। धरती से चांद की दूरी 3844 किलोमीटर है। ट्रैजेक्टरी एक्यूरेसी मुख्य चीज है, ये चांद की ग्रेविटी से प्रभावित है।
अंतरिक्ष के इतिहास में भारत की एक और लंबी उड़ान और भारत अब चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पर हम काउंटडाउन देख सकते हैं। इसरो का ISIT सेंटर है, यहाँ पर सैटेलाइट असेंबली सेंटर है। यहीं पर चंद्रयान 2 जो है वो पूरी तरह से असेंबल हुआ है, तैयार हुआ है। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं लैंडर है, लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा गया है और उसके साथ साथ ऑर्बिटर है। ये जो है चंद्रमा की कक्ष में घूमता रहेगा और जो लैंडर जो पीछे है ये लैंडर जो है दरअसल चंद्रमा के सरफेस पर उसे उतारा जाएगा और उसमें रोवर होगा, एक रोबोट होगा जो चंद्रमा के जो सरफेस एरिया है उस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग डिवाइसेस लेकर उतरेगा। ये इतिहास है क्योंकि दूसरी बार है भारत जो है चंद्रमा की इस खोज के लिए चंद्रयान 2 की तैयारी कर चुका है और यहाँ पर वैज्ञानिक जो है पूरी तैयारी के साथ देख सकते हैं वैज्ञानिकों का उत्साह, इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बनता है। और ये जो भारत का मिशन है ये बेहद अहम है, बेहद एम्बिशियस मिशन है भारत का और इस मिशन के जरिए भारत एक बार फिर चंद्रमा पर मौजूद पानी या फिर बर्फ की मौजूदगी या फिर चंद्रमा को क्या एक वैज्ञानिकों ने जो एक सपना देखा है कि चंद्रमा पर बस्ती बसाई जा सकती है, तो इस लिहाज से ये देखा जाएगा कि वैज्ञानिक चंद्रमा पर किस तरह का माहौल होगा, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, ये तमाम चीज़ें जो है चंद्रयान 2 अपने इस एक्सपेरिमेंट में, इस मिशन में पूरी खोज करके पहुंचेगा। तो पूरे 14 दिन तक ये खोज होगी। 14 दिन का मतलब एक ये है कि चंद्रमा के एक दिन के बराबर। तो ये बेहद ऐतिहासिक क्षण भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए, और इसरो इस चंद्रमा की जो सैर है इसके ज़रिए नई खोज की उम्मीद रखा है और ये एक भारत के जो इतिहास है, अंतरिक्ष का इतिहास है, उसका एक स्वर्ण क्षण माना जा सकता है। कैमरामैन गिरीश के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। Shalabhasan. Start with Makarasan. Place both hands beside the body, palms facing downwards. Inhale and lift both the legs off the floor without bending the knees. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Exhale and bring the legs down to the floor. Put the chin on the hands. Open the feet apart with toes pointing sideways. Head up and place to the right on your hands. योग ने दुनिया को इलनेस से वेलनेस का रास्ता दिखाया है। मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त मिनी। अरे हेलो दिनेश, क्या आप नहाते हुए खाते हैं? नहीं तो। क्या आप खाते समय डांस करते हैं? अरे नहीं भाई। तो फिर आप कार चलाते समय फोन पे सोशल नेटवर्किंग, मैसेजिंग ये सब कैसे कर पाते हैं? गलतियों से हर बार नहीं बचा जा सकता, इसलिए फोकस सिर्फ ड्राइविंग पर। एक समय में एक काम, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का न ले नाम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया।
नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। माँ टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपनी नई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। सरकार के अगले 5 साल के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्रिपरिषद की बैठक नियमित रूप से होती थी। प्रधानमंत्री मंत्रियों को सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के संबंध में जानकारी देती है। और खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार की वजह से 31 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक सुनील शाही ने कहा है कि जनवरी से 2 जून तक 13 रोगियों को भर्ती किया गया था, उनमें से 3 की मृत्यु हो गई। 2 जून से इस दिन तक 86 लोगों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 31 की मौत हो गई है। जिले के निजी और सरकारी अस्पतालों में अधिकांश वार्ड बच्चों से भरे हुए हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। और आज इसी सिलसिले में जांच के लिए केंद्र की ओर से 6 सदस्यों की टीम बिहार पहुंची है। से लेके जून तक 13 एडमिशन हुए थे, जिसमें कि 3 मौत हुई थी। 2 जून से अब तक कुल एडमिशन 86 है, 86, और मौत 31 है। अभी तक कुल एडमिशन 109 है, जनवरी से लेके अब तक का बता रहे हैं आपको, और उसमें डेथ 34 है। इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, कहा जा रहा है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिले जो हैं, सीतामढ़ी, मोतिहारी और दूसरे जिले, वहां भी इसका प्रकोप है। तो क्या कहा जा सकता है कि एक महामारी को हम देख रहे हैं इस दिमागी बुखार के जरिए? देखिए, जो केंद्र की टीम है वो 6 सदस्यीय टीम है, जिसमें NCDC, ICMR और एम्स के जो बच्चों के डॉक्टर है वो वहां पहुंच चुके हैं पटना में, और वो इस बात का पता करेंगे कि क्या वजह है इन बच्चों की मौत के। अगर पिछले 3-4 साल के अगर इतिहास को देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये बताया जा रहा था कि AE के वजह से बच्चों की मौत हुई है, ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से मौत हुई है। उसका कारण जो अभी शुरुआती तौर पे जो मुझे एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो गर्मी के वजह से बच्चे, गरीब तबके के ये बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, और बहुत सारे बच्चे अभी जो हॉस्पिटल में हैं वो गरीब हैं, और उनको हाइपोग्लाइसीमिया, जो अचानक शुगर कम हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है, उसके वजह से इन बच्चों को भर्ती कराया गया और कई सारे बच्चों की डेथ हो गई है। अभी तक की जो जाँच रिपोर्ट में यही सामने आया, कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, और जिसके वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। आधिकारिक एक तरह से बयान है
अधिकारियों का। निश्चित तौर पे यहाँ से जो टीम गई है वो इसका पता लगाएगी कि क्या वजह रही है, जो पिछले 3 साल में जो वजह थी क्या वही वजह रही है जिसके वजह से बच्चों की मौत हो रही है या फिर दूसरे कोई कारण है। और निश्चित तौर पे जो एडवाइस डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है वो ये दिया जा रहा है कि बच्चों को भूखे पेट न सुलाया जाए, उनकी जो ग्लूकोज है उनको पिलाया जाए, या फिर अगर किसी के घर में चीनी हो, चीनी के जो वो घोल करके पिलाए। ये तमाम एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जो सिम्टम आ रहे हैं उसमें बच्चों में बुखार है और कपकपाहट के साथ थरथरी कपकपाहट के साथ उनको एक तरह से फीवर लग रहा है, बुखार लग रहा है और झटके भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में नितिन ये बताया क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई, टीम जो गई है केंद्र से वो कब अपनी रिपोर्ट सामने रखेगी? अभी टीम पटना में है, पटना में वहां प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। उसके बाद ये टीम मुजफ्फरपुर जाएगी और उसके अलावा 2-3 और डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई समय सीमा है? सिर्फ इतना बताएं। 2 से 3 दिन के वक्त में वो जांच रिपोर्ट यहाँ पर केंद्र को सौंपेंगे, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सेक्रेटरी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ISIS मॉड्यूल केस के सिलसिले में कई जगहों पर NIA की छापेमारी जारी है। मुख्य आरोपी मोहम्मद अजहरुद्दीन श्रीलंका बम धमाके के मास्टरमाइंड हाशिम से फेसबुक के जरिए भी संपर्क में था। NIA की कई दिनों से इस मॉड्यूल पर नजर थी और इस मामले में हाल ही में NIA ने केस दर्ज किया था। छापेमारी के साथ साथ कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। और प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विश्वास विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने बड़ी पहल की है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 5 करोड़ की स्कॉलरशिप की घोषणा की है। इसके आधी स्कॉलरशिप छात्राओं को मिलेगी। इसके साथ ही मदरसा शिक्षकों के लिए मुख्य विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ है। हमने इसीलिए तय किया है कि हम जो है 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें 10 लाख मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन लड़कियों को स्कॉलरशिप देगी और 5 करोड़ में 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप देने की हमने निर्णय किया है। और रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। माँ टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। यह सब मुमकिन तभी होता है जब आप अपना आयकर समय से देते हैं। अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2019 तक जमा करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और खबर की कोलकाता में इस वक्त पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। अपने संवाददाता अनिव्रतों के पास सीधे चलते हैं। अनिव्रतों, क्या जानकारी? OP, as you know, this is quite evident because a massive rally of BJP is heading towards Lal Bazar and police has thrown carpet of security arrangement everywhere. They won't allow the BJP supporters to reach to Lal Bazar. So they are taking resort of lathi charge, disperse the mob here, and at the same time they are using water cannons. But is that so large number of supporters, they are party members, they are leaders,
elected representatives all are in the rally, and they are first treat Lalbajar any cost, because they are saying that if their movement is halted anywhere at this point, they will organize a massive protest at this point. So that's happening while putting up, obstacles for them. So they are one way or other trying to move towards towards their goal, reach Lalbajar, because saying that law and order situation in West Bengal is virtually very sitting condition, and therefore there is a gruesome murder of their party supporters. What happened only days before in Sunday. So that's too much on it, because now the police is trying to force the mob there, because in any way can enter into the periphery, because in the periphery area of Lalbajar prohibited water plan. So police in no way take law and order at this point. अनुब्रतो ये बताएं कि क्यों ये ऐसी स्थिति आई? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही हम तक, और इस वक्त क्या हालात है? क्या जो मार्च था वो तितर बितर हो चुका है? जो लोगों का हुजूम था जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या वो तितर बितर हो चुका है? Actually, you know that wave of capitalization we witnessed before, when the election process was going on. Thereafter, it was reflected in results. BJP has got 18 seats. Earlier, they had only 2 seats, but it raised to 8 seats. So BJP is spiraling right. So at the same time, they are trying to enter into different pockets of the West Bengal, particularly in the eastern side of West Bengal. So they are, this rally also, they want to show their support base and their strength. They are trying to prove their strength here on the streets of Kolkata. So entire Kolkata, particularly in the central point and in the northern point, virtually becoming shock and block right at this point of time. Thoroughfare traffic movement has come to standstill. Police has put up blockades at different points, and they are now a big battle started at some point. बिल्कुल, तो क्या खबर इस समय क्या कोई घायल भी हुआ है? क्या इस तरह की भी कोई खबरें हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे लाठीचार्ज पे हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। So actually, police is first there. Police is trying to resort of the lathi charge to disperse the mob, because the objective of the BJP supporters here in the rally through any way to reach Lalbajar, because Lalbajar, as you know, Kolkata police headquarters. BJP is trying to put the onus on the police of the law, because of the law and order situation here in Kolkata and in peripheral area. They want to give onus on the police. So they want to give this message to the police that their prime objective is to maintain law and order and take care of the life of the people. So they are objecting that police is failing to comply their duty. That's because of this reason they are holding their rally today. But at this point of time, a large number of party supporters are taking to the streets and moving towards Lalbajar. जी अनिब्रतो, अनिब्रतो, तो क्या इस समय जो भाजपा कार्यकर्ता उनका मूड क्या कह रहा है? क्या वो दोबारा कोशिश करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए, या इस समय क्या हालात, कैसे इसको समझ सकते हैं? We are talking with the leaders. They are saying that in any way or other they will try to reach the gate of the police headquarters. If their movement is halted at any point, they will raise their protest there at that point. So this thing is happening. Wherever there is movement is halted, wherever police is resorting lathi charge, they are raising their voice against the police and against the state government here. And police is also taking resort of the water cannon to disperse the mob at that point. बिल्कुल अनिब्रतो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपडेट्स कोलकाता से यही है कि वहां पे जो मार्च चल रहा था भाजपा कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हिंसा के विरोध में, उस पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। लाठीचार्ज की भी खबरें हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल ये अपडेट कोलकाता से हम तक पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं। यूएस यानी अमेरिका में पढ़ाई को इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी दूतावास ने खास पहल की है। अमेरिका में भारतीय छात्रों के पढ़ाई करने के क्रेज को देखकर दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने आज छात्र वीजा दिवस आयोजित किया है। यह मिशन योग्य भारतीयों को अमेरिका में पढ़ाई करने में सहायता करने के लिए है
और इससे अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। It's not just here in Delhi that we're doing Visa Day today. It's also at our consulates in Chennai, Hyderabad, Kolkata, and in Mumbai. We're hosting special events, and it really has become a real celebration for us, celebrating the students going from India to the United States. और बे यहाँ पे हम देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और जगत की खबरों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अब आपके पास। बिल्कुल, देश के कुछ पॉकेट्स में अरहर दाल की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए सरकार तुरंत हरकत में आ गई है। कीमतें बेकाबू हो जाए इससे पहले सरकार ने इसे थामने की दिशा में कदम उठाया है। कल शाम केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य उपभोक्ता मामले, कृषि और वाणिज्य मंत्रालय के सचिवों के साथ एक अहम बैठक की और कुछ फैसले लिए। इसमें दालों की बढ़ती कीमत पर चिंतित सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के आला अधिकारियों के साथ इस मामले पर बैठक की और इसमें कृषि, वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव भी मौजूद थे। सरकार ने अक्टूबर तक 4 लाख टन अरहर दाल का आयात करने का फैसला लिया है। अक्टूबर के बाद स्थानीय दाल भी बाजार में आने लगेगी। सरकार नैफेड के जरिए अपने बफर स्टॉक से भी 2 लाख टन अरहर दाल खुले बाजार में जारी करेगी। आपको बताएं, सरकार के पास बफर स्टॉक में फिलहाल 37 लाख टन दाल मौजूद है, जिसमें अरहर दाल की मात्रा 7.5 लाख टन है। और सरकार ने दालों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। और खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल दाल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन कुछ जमाखोर दालों का कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के शेयर बाजार बुधवार को लाल निशान के साथ खुले। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स आपसे थोड़ी देर पहले 204 अंकों की गिरावट के साथ 39,746 पर और निफ्टी 64 अंकों की गिरावट के साथ 11,902 पर कारोबार कर रहा था। बैंक, आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड्स में दबाव दिख रहा है। इंडिया बुल्स में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर शेयर में गिरावट दिखाई दी। शेयर 7% से ज्यादा पिटा। टाटा स्टील, गेल, ओएनजीसी, सिप्ला में तेजी दिखाई दे रही है। फिलहाल व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? कहाँ रहती है? खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी माबा स्वच्छ हो, निर्मल हो जी। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही
पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। पोलियो दिवस 16 जून 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में